आज हम लोग पता है सबको एक डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 7.2 का 1 से 11 तक हो चुका था। हम लोग 12 से आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं सबसे पहले। ये सब लोग आ ही गए हैं तो ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद जितने सारे प्रश्न हैं लगभग न तो आसान ही कहे जाएंगे न भारी ही कहे जाएंगे, मीडियम में है। और अगर आप पूरे सिलेबस को अच्छे प्रकार से समझे हैं, उसके पैटर्न को देखे हैं, तो आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको प्रश्न दिया गया है x³ माइनस 1 टू द पावर 1/3 और x टू द पावर 5, ठीक है। और आपको जो है कि नहीं यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। एक बात जरा ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा आपको बार बार इंटीग्रेट करने में यहाँ पे पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग जब यूज करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा सतर्कता ये बरतना होता है कि किसको टी माना जाए। टी उसी को मानना है जिसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसमें कुछ ऐसा हो जो कट जाए। बात समझ में आ रही है। और कभी कभी डायरेक्ट मिल जाता है, कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिख पाता है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा और आगे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर सब कुछ सोचेगा कि अगर x टू दी पावर 5 को हम लोग अगर t मान लें तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 5x टू दी पावर 4, और यहाँ कहीं भी x के पावर 4 वाला टर्म नहीं है। यानी इसको यदि मान लिया जाए t तो बना पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, कभी कभी हम लोग उस चीज़ को टी मानते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, जटिल हो। जैसे यहाँ पर x³ माइनस 1 को अगर हम टी मान लें तो बात बन सकती है। आप देखेंगे कैसे, देखिए अगर हम x³ माइनस 1 को थोड़ी देर के लिए टी सपोज कर ले तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। x³ का होगा x के पावर n वाला फॉर्मूला बोलता है कि nx n-1, यानी इसका होगा 3x² माइनस 1 तो कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, और t का डिफ्रेंशिएशन होगा dt/dx। तो यहाँ से हम लोग dx का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, dt/3x², इक्वेशन 2 हुआ। इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे, थोड़ा देखिए ध्यान से। तो हमारा जो वैल्यू आएगा, ये तो मेरा t हो गया, तो उसके जगह पे t पावर 1/3। अब यहाँ पे देखिए x टू दी पावर 5 है। अब चिंता नहीं कीजिए, बाकी सब मान रखते चलिए। फिर dx का वैल्यू आपका आ गया है dt/3x²। यहाँ तक किसी को परेशान नहीं है। हाँ, यहाँ पे कुछ कट रहा है ना, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 5 को x था, नीचे 2x था, तो कट जाएगा तो 3x बचेगा। यानी कि ऐसे भी करते हैं कि a के पावर ऊपर m हो, नीचे n हो। बार बार कहता हूँ, घातांक का नियम याद रखिए। तो m-n भी कर सकते हैं, यानी 5 था, नीचे 2 है, तो 5 में 2 हट जाएगा तो 3 आएगा। तो वो कंडीशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक लाइन थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं, t⁻3, ठीक है। ये दोनों आपस में जो भी ऑपरेशंस हैं उसको यूज करेंगे तो हम लोग आ जाएगा x के पावर 3, ठीक है, क्योंकि 5 था, नीचे 2 था, कट गया, इंटू dt। और ये 3 जो है वो तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया आपका। बड़ी आराम से इस चीज़ को समझिए, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये नीचे 2x थे, ऊपर 3 था, 5 था, तो कट गया, 3 बचा। अब यहाँ पे देखिए x³ मैंने कहा है कि जब यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है तो सारे फंक्शंस t के होने चाहिए। ये t ठीक है, ये t ठीक है, ये तो x रह गया। तो इसको क्या करना होगा, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट के बाद मैंने कहा था जब भी कुछ बच जाए तो आप इक्वेशन फर्स्ट के पास जाइएगा, वो आपको हेल्प करेगा। यहाँ से देखिए x³ का मान निकाल सकते हैं आप बहुत आराम से। x³ का यहाँ से वैल्यू क्या होगा, t, और ये -1 जो है उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग x का जो वैल्यू है x³ का उसको निकाल लिए और अब यहाँ पे रख सकते हैं आराम से, और फिर एकदम आराम से इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं।
ये तो आपका 1t⁻1/q था। एक्स क्यूब का वैल्यू यहाँ आ चुका है t+1, यहाँ रख दीजिए t+1 इंटू dt। अब आप इसको बना सकते हैं। पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई के बाद आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 1/3, पहले इसको इसमें गुना करेंगे। अब देखिए इसका पावर 1/3 है, इसका पावर 1 है, गुना में पावर जुड़ता है तो 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा। मैंने कहा जब भी 1 जोड़ना होता है ना तो नीचे वाले को ही ऊपर जोड़ दो, यानी 4/3 होगा। चेक कर लो, 3 में 1 से करोगे 3 और 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, बटा में 3 तो रहेगा ही। यानी इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा t के पावर 4/3 प्लस, फिर इसमें 1 से करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो उतना ही रह जाएगा, इंटू dt। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट अलग अलग आराम से कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि बाहर में 1/3 है, और जब बाहर में कोई कांस्टेंट हो तो इंटीग्रेशन में ये दोनों के लिए है, इसलिए किसी एक के साथ गुना नहीं करेंगे। कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से, 1/3 उतार देंगे, ब्रैकेट दे दीजिए, इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिखिए, फिर प्लस कीजिए, इसका इंटीग्रेशन यहाँ ले लीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, x के पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और x के पावर n कहता है कि जितना भी पावर रहे उसमें आप 1 बढ़ा दीजिए और फिर उसी पावर को नीचे चुपचाप रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा t, अब जितना पावर उसमें 1 जोड़ना है, और मैंने बार बार कहा कि जब भी 1 जोड़ना हो किसी भी भिन्न में 1 जोड़ने का मतलब हुआ कि नीचे वाले डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में जोड़ दीजिए, यानी 3 को 4 में जोड़ दीजिए, यानी 7/3 होगा। यानी ये कितना हो जाएगा 7/3। बटा पर का जोड़ आपको आता है, वैसे मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आप याद रखें 1 जोड़ना है, इसका मतलब नीचे वाले को ऊपर जोड़ दीजिए, नीचे जो रहेगा वो तो ऐसे ही रहेगा। फिर नीचे भी लिखेंगे 7/3, क्योंकि फॉर्मूला ऐसे होता है ना, xn+1/n+1 प्लस, फिर यहाँ भी 1 जोड़ना है क्योंकि n+1 होता है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी t का पावर 4/3 और 4/3 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बना लेंगे। फिर भी मैं एक बार आगे तक पढ़ा देता हूँ इसको। 1/3 ये ऐसे हो जाएगा उल्टा 3/7 इंटू t⁻7/3, ये भी उल्टा हो जाएगा 3/4 t⁻4/3 प्लस c। 1/3 से अंदर गुना कर सकते हैं अब, इसलिए कि बाहर हमें देखने में ही लग रहा है कि सब जगह 3 कट जाएगा, तो कट जाएगा तो उसको कटाने में क्या दिक्कत है। इसमें करेंगे 3 से 3 कट जाएगा तो 1/7, और t का जो वैल्यू था आपका x³ - 1 उसको रख दीजिए, x³ - 1 के पावर 7/3। अंधेरा तो नहीं आ रहा होगा ना। फिर इसमें करेंगे तो 3 से 3 ये भी कट जाएगा तो 1/4। फिर t का पावर जो t का मान जो भी है x³ - 1 वो पावर 4/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है। हमने क्या किया, 1/3 से गुना भी किया और करने के बाद जो आया उसको लिखा, और t का मान भी साथ साथ रखता गया। t का मान ऊपर में दिया है आपको जो हम लोग माने थे। तो बात समझ में आ रही होगी। समझने वाला सिर्फ यही एक पॉइंट है यहाँ पे कि सबसे पहला काम आप उसको जब मान रहे हो तो देख लो थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन करके कि क्या उसको मानने पर कुछ हो सकता है। और कभी कभी मैंने अभी आपको एक हिंट्स के तौर पे समझाया कि कभी कभी उस पार्ट को हम लोग टी मानते हैं जो कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, जटिल हो, जिसको मानने से वो जो फंक्शन दिया है वो आसान हो जाए। जैसे इसको अगर टी मान लें तो बहुत बेहद आसान हो गया, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करने पर, इसको मानने पर इसमें से कुछ कट भी जा रहा था, फिर उसका मान भी हम लोग आराम से निकाल लिए। हाँ, यहाँ पे एक बात और जो ध्यान देने वाली थी, मैंने कहा कि जैसे आपने माना और यहाँ पुट किया तो x² था, यहाँ x के पावर 5 था, आप इसको सॉल्व कर लिए, x के पावर क्यूब हो गया। मैंने कहा कि t के रिस्पेक्ट में अगर आपको करना है तो सब जगह फंक्शन t का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि चेन रूल लगा करके हम t तक पहुँच जाए। तो हमें बाकी x³ जो बचा था उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और मैंने कहा कि जब भी ऐसा हो जाए कंडीशन तो आपको ज़्यादा विशेष चिंता नहीं करना है, सीधे इक्वेशन फर्स्ट के पास जाना है
वहाँ से कुछ ना कुछ उसका मान निकल सकता है, जैसे मैंने यहाँ निकाला है, और उस मान को आप पुट कीजिए, फिर आपके हाथ में एक क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जब भी परेशानी हो तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, और प्रैक्टिस करते करते परेशानी तो होगी ही नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इंटीग्रेशन के लिए या डिफ्रेंशिएशन के लिए भी, नए नए प्रश्नों को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। अब तो सारे के प्रश्न वैसे ही आएंगे। देखिए 13 नंबर में लिखा है एक्स स्क्वायर बटा में 2 + 3x³ का पावर 3 है शायद, और इंटू dx। अब आप खुद ही ये डिसाइड कर लिए होंगे कि किसको मानने से कौन कट जाएगा। अगर इसको t मान ले तो 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, 3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x³ का होगा 3x², तो ये हो जाएगा 9x², और x² तो कट रहा है यहाँ पे, यानी और देखने में भी लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का कुछ है, तो इसी को t मान लिया जाए। बहुत इजी है ये तो प्रश्न, तो जल्दी से देख लिया जाए। 2 + 3x³ नीचे जो लिखा है उसी को t मानना है, इक्वेशन फर्स्ट होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये 3 कांस्टेंट बाहर आएगा, x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² होगा, t का डिफ्रेंशिएशन dt/dx होगा, 0 कैंसिल आउट, ख़त्म, 3 3 के 9 हो जाएगा, x² इंटू dt/dx, यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लेंगे, dt/9x², इक्वेशन 2 किए, दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर आई में पुट कर देंगे, लिख देंगे देयरफॉर 10, देन जो लिखना हो, जिसकी जो इच्छा हो लिख सकते हैं। i = यहाँ x² है, नीचे वाले को हमने t माना है, पावर जो है वैसे ही रहेगा, इंटू dx का वैल्यू यहाँ आ चुका है dt/9x²। यहाँ लिखना आप समझ रहे हैं, लिख सकते हैं हम लोग, वहाँ पे आपको कॉपी पूरा विधिवत लिख के दिखाया गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे कैसे मान रखे हैं ये सब तो आपको पता है कि इन दोनों इक्वेशन की सहायता से रखे हैं, तो फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम नहीं भी लिखे तो आप समझेंगे कि मैंने यहाँ लिखा है। तो x² से x² कट गया, 1/9 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1/t⁻³ इंटू dt, ये देखिए 1/9, पता है किसको ऊपर अगर ले जाएंगे तो t⁻³ हो जाएगा इंटू dt, और उसके बाद आपको पता है कि x⁻n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉरी 3 नहीं 9 है ना, x⁻n का फॉर्मूला क्या कहता है इंटीग्रेशन में कि जितना भी पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए, तो -3 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, यानी 2⁻², और नीचे भी -2, और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही। अब इसको गुना कर देंगे, अगर गुना कर दे तो आप देख रहे होंगे कितना होगा, -1/18 हो जाएगा, -1/18 हो जाएगा ना, 18 माइनस ऊपर नीचे कहीं लगा देंगे। फिर t⁻² है, आपको पता है कि माइनस का साइन हटाने के लिए किसी भी चीज़ को बटा में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बटा में 1/t², एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे थोड़ा आराम से लिख देते हैं, माइनस, ठीक है, 1, नीचे में 9 दूने 18 t² प्लस c, माइनस हटाने के लिए बटा में कर दिए, 9 दूने 18 हो गया, माइनस एक जगह लगा दिए। अब यहाँ पे t का वैल्यू रख दीजिए -1, 18, t का वैल्यू है आपका 2 + 3x³, यहाँ पे लिखा है, निकाले हैं, माने हैं हम लोग, उस वैल्यू को रखेंगे 2 + 3x³, और t का जो भी स्क्वायर है अपना लगा देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका आंसर है। तो कहीं कोई परेशान होने की बात नहीं है, बहुत आसान प्रश्न था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूँकि लगभग 40 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा फास्ट काम करना होगा, जहाँ परेशानी वाली होगी मैं खुद आपको डिस्कस कर दूंगा, डील कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ लगेगा कि कुछ है ही नहीं, बस वो तो समझना है किसको टी मानना है, और उसके बाद तो आप प्रोसेस समझ ही गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आप देख के ही लग जाएगा कि किसको माना जाए।
1/x ब्रैकेट में log x टू दी पावर m दिया है, और पता है कि जहाँ m n ऐसे कुछ दिया होगा वो सब कांस्टेंट के रूप में ही हम लोग उसको मानते हैं, उसको लेके चलते हैं। एक चीज़ यहाँ पे लिखा है, एक कंडीशन दिया है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो उसके बारे में विशेष आपको चिंता की बात ही नहीं करनी, वो कंडीशन पे ध्यान भी नहीं देना है, वो दिया है आपके लिए समझने के लिए। चलिए अब बताइए, इसको मानेंगे इसको माने, लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा dx छूट गया, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको कोई मतलब नहीं है। चलिए हमको इसको डिस्कस करना है बड़ा ध्यान से, इसको ही टी मानना पड़ेगा क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, पावर वाला दिया है, और इसको टी मानने पे फ़ायदा क्या है कि log x का 1/x होता है तो कट भी जाएगा। हो गया काम क्लियर। log x को हम लोग टी माने, इक्वेशन फर्स्ट किए, इसको डिफ्रेंशिएट किए, 1/x हुआ, dt बटा में dx हुआ। यहाँ लिख नहीं रहे लेकिन आपको लिखना है, नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लेंगे, x इंटू डी टी, इक्वेशन 2 हुआ, दोनों वैल्यू को उसमें रख दीजिए। I इज इक्वल टू 1/x, log x को हम लोग t मान लिए हैं तो t पावर m इंटू डी एक्स के जगह पर उसका वैल्यू आ गया है x इंटू डी टी, x कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था, जब नीचे हो तो उसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, t के पावर -m इंटू डी टी, और फिर वही फॉर्मूला आपको पता है, जितना भी पावर है उसमें एक जोड़ेंगे। अब ये तो अंक है नहीं, ये अंक तो है नहीं कि हम इसमें एक जोड़ दें कि 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ तो भाई -m है तो -m+1 ही लिखेंगे, नीचे भी -m+1 लिखेंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लगा देंगे। चलिए अब जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। t का मान क्या था, log x था ऊपर में, तो t के जगह पे उसको रख देंगे log x। अब देखिए -m+1 से थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर 1 - m लिखा जाए, प्लस वाले को आगे कर देंगे, माइनस वाले को पीछे, साइन उसके साथ ही रहेगा, नीचे भी 1 - m और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत बताइए, कोई चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कष्ट नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी था यहाँ भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब तो मैं सोचता हूँ 15 नंबर छोड़ भी दूँ, लेकिन चलिए फटाफट थोड़ा सा बस स्पीड में ही देख लेते हैं, एक बार मैं बोल दूँ ज़रा, फिर जब परेशानी होगी तो हम लोग छोड़ ही नहीं, जो क्वेश्चन बन जाए उसको क्यों हम लोग टाइम देंगे। x/9 - 4x², बहुत सिंपल है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे वाले को टी मानिए, लेट देखने से ही लग रहा है कि इसको मानने पे बन जाएगा 9 4x² को अगर हम टी मान लें तो क्या होगा इसका डिफरेंस, 9 कांस्टेंट अकेले है तो 0 हो जाएगा। इसको करेंगे तो -4 कांस्टेंट बाहर आएगा, x² का होगा 2x, और ये हो जाएगा dt बटा में dx, ये हो गया -8x dt बटा में dx, तो dx का मान यहाँ से निकल गया dt बटा में -8x, देखने से लग रहा था x कट जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2 पुट कीजिए, x/t, यहाँ dt -8x, x कट ही जाएगा, -8 जो है वो बटा में निकल जाएगा बाहर, तो -1/8 बाहर आ गया, 1/t इंटू डी टी, 1/t का तो log t होता है, -1/8 इंटू log t, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया -1/8 log t का जो वैल्यू आप माने थे 9 - 4x², उसको पुट कर दीजिए, 9 - 4x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आपका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं है, कहीं कोई कर, ठीक है, बहुत इजी था, देखने से लग रहा था कि x² है तो 2x होगा और x कट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 तो बहुत ईजी है, बच्चा वाला प्रश्न है। मैंने कहा था एक 19 नंबर शायद प्रश्न आपको थोड़ा सा एक समझने लायक प्रश्न है, बाकी सब तो बच्चा है। 16 नंबर, I इज इक्वल टू e टू द पावर 2x + 3 इंटू डी एक्स। इसको तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मानना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखिए। ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है,
ई के पावर 2x प्लस 3। हाँ, मैंने आपको कहा था कि x का जो कोफिशिएंट हो इंटीग्रेशन में वो बटा हो जाता है। क्या आपको याद है? अगर याद है तो आंसर हो गया। अब क्या करना है इसे बताइए, और नहीं तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइएगा, इसको t मानिएगा, बनाइएगा कॉपी में बनाया हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे डायरेक्ट आंसर हो गया। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है और एक्स का जो भी कोफिशिएंट रहे वो इंटीग्रेशन के केस में बटा में लिख देते हैं, वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप चाहो तो इसको टी मान के भी बना सकते हो, टी मानोगे तो फिर ये डी टी हो जाएगा, ई टी लिखोगे ऐसे, जैसे टी मान लोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 आएगा, तो ये हो जाएगा ई टी और डी एक्स हो जाएगा डी टी, और फिर ई टी का इंटीग्रेशन ई टी प्लस सी और फिर टी और 2 आएगा कॉन्स्टेंट तुम्हारा, वो बटा में चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो 1/2 ई टी, 1/2 और ई और टी किसको माने थे? 2x प्लस 3 को, तो बात तो वही होगा। आंसर आ गया, देख लो वही आया है कि नहीं। तो तुम टी मान के ही बना सकते हो, डायरेक्ट जब बन रहा है तो किस लिए दिमाग लगाना है जी, एक लाइन में आंसर है तो, ठीक है। और वैसे ये बनाया भी है, मैंने वो कॉपी में बना दिया है, आप उसको देख लेंगे, और ये वाला चीज़ आप समझ ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि जो एकदम एक लाइन में ही बनेंगे, तो उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा प्रश्न है, लेकिन है तो ये भी छोटा ही, ई के पावर x और उसका पावर 2 और इंटू डी एक्स। अब देखने से ही लग रहा है कि किसको हम लोग माने और किसको नहीं माने। यहाँ पे अब देखिए, अगर आप कोई इसको पूरे को अगर टी मान लेगा तो फंस जाएगा, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर को टी मानना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा और एक्स एक्स कट जाएगा। ऐसा चीज़ मानना है जिसका डिफ्रेंसिएशन उसमें इंक्लूड हो। तो अब हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर को हम लोग टी मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हुआ, इसका डिफ्रेंसिएशन 2x होगा, ये हो जाएगा डी टी बटा में डी एक्स, यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो डी टी अपॉन 2x, इक्वेशन 2, दोनों मान को पुट कीजिए, i इज इक्वल टू एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर को हम लोग टी माने हैं तो उसके जगह पे टी इंटू डी एक्स के जगह पे लिख देंगे डी टी अपॉन 2x, एक्स से एक्स कट जाएगा, ये 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया। अब आपका e के पावर t है, ये बटा में है ना, ऐसे e के पावर t, तो नीचे e के पावर t का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो 1/2 ये ऊपर जाएगा e के पावर माइनस टी इंटू डी टी। अब देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है इंटीग्रेशन, तो हम लोग लिख देंगे ई के पावर माइनस टी। लेकिन मैंने कहा बार बार कि जो भी आपका लीनियर फॉर्म में आपको दिया गया है, एक्स वाई जेड टी कुछ भी दिया हो, उसका कोफिशिएंट हमेशा ध्यान रखिए, इंटीग्रेशन के केस में उसका कोफिशिएंट हमेशा बटा में लिखना पड़ता है, नहीं लिखेंगे तो फंस जाएंगे, गलती हो जाएगी। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब आपका आंसर हो गया, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -1/2 और e के पावर माइनस टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस को ऊपर नहीं रखा जाता है, उसको हम लोग पॉजिटिव करने के लिए बटा में करेंगे, और फिर बटा में करेंगे तो पता ही है कि क्या होगा, -1/2, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, e के पावर टी, और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर t का जो मान है उसको वहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो गया -1/2 e, और t का वैल्यू था एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो t का जो मान था एक्स स्क्वायर रख देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका आंसर है। एनसीईआरटी के मुताबिक हम देखते भी चल रहे हैं कि कहीं कोई परेशानी ना हो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखने से ही लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 18, जगह है ना, लेट जाओ लेट जाओ, कोई बटे शुरू कर, बस देखना कि बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा, जगह है तो बंद नहीं होगा, वैसे स्लिप है तो हम उठा लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 बात करते हैं। 18 भी बड़ा अच्छा प्रश्न है और आप
को याद तो होगा ही फॉर्मूला, ई के पावर tan इनवर्स एक्स दिया है और नीचे में लिखा है 1 + x² 1 + x² इंटू डी एक्स। अब बताओ किसको किसको फॉर्मूला याद है, किसको टी माना जाए। अब क्या आपको समझ में आ रही है कुछ किसको टी माना जाए। tan इनवर्स एक्स को अगर हम टी मान लें तो उसका होता है 1/1 + x², ये तो कट ही जाएगा पूरा, और ई एक्स का ई एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन बहुत आराम है, बहुत आसान है। चलिए tan इनवर्स एक्स को हम लोग टी माने, इक्वेशन फर्स्ट किए, इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे हमको पता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x² होता है, और ये तो दिख रहा है तो कट ही जाएगा, और t का होगा dt/dx। देखो डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़े होते तो कैसे इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, सब लिंक है एक दूसरे से, ठीक है। चलिए अब तुरंत बंद नहीं होने वाला है 5 मिनट में, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से dx = क्या होगा 1 + x² इंटू dt, इक्वेशन 2 हुआ। दोनों वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे हम लोग, ई के पावर tan इनवर्स एक्स को हम लोग t बोलेंगे, नीचे में 1 + x² जो है उसको तो ठीक ही है, dx का वैल्यू रखिए 1 + x² इंटू dt। ये देखिए साफ कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो आपके सामने कितना आसान बचा है, ई के पावर टी, और ई एक्स का तो ई एक्स होता है इंटीग्रेशन, तो ई के पावर टी ही हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा, या इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्वैच्छिक अचर, अपनी इच्छा से एक चर राशि लेते हैं, अचर राशि लेते हैं, सॉरी। आगे ई टी किसको माने थे, tan इनवर्स एक्स को रख दो, tan इनवर्स एक्स, अब प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बताओ इससे आसान प्रश्न कहाँ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट परेशानी। चलिए 19 नंबर, मैं बार बार कब से चिल्ला रहा हूँ 19 नंबर अच्छा प्रश्न है। 19 नंबर ना 20 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, 19 नंबर बना हुआ तो 20 नंबर तो अपने बन जाएगा, वो तो सेम क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। अब तो अच्छा प्रश्न आने वाला है, मैंने कहा था बार बार। सेकेंड हाफ में प्रवेश कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन है 19 नंबर में, कि e के पावर 2x - 1 और e के पावर 2x + 1 इंटू dx। अब देखिए इसमें आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है, आप समझ नहीं पाएंगे कि किसको हम t माने। अब किसी को भी मान के देखिए कोई नहीं कट पाएगा, क्योंकि ऊपर भी 2 टर्म है, नीचे भी 2 टर्म है, और आपको पता है कि एक टर्म होता तो हम लोग किसी एक को मान लेते तो वो वाला कट जाता, क्योंकि गुना में रहता है तभी तो कटता है। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे होता e के पावर 2x इंटू 4 कुछ ऐसा होता तो ये कट जाता, लेकिन यहाँ प्लस है, जब तक एडिशन की क्रिया नहीं होगी तब तक जोड़ घटाव की क्रिया संपन्न नहीं होगी तब तक वो कटता नहीं है, अलग अलग थोड़ी ना कटता है गुना में जोड़ में, तो इसलिए परेशान हो जाएंगे आप। तो यहाँ पे कैसे, अच्छा और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो दिया है वो कुछ बंद भी नहीं रह पाए, क्योंकि इसको आप अगर टी मानते हैं तो e के पावर 2x का होगा e के पावर 2x और x का कोफिशिएंट गुना में आ जाएगा डिफरेंशियल में, और ये तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन आया 2e के पावर 2x, और ऊपर तो था ये -1, जब तक उसमें कंप्लीट होगा नहीं तब तक ये कटेगा नहीं, तो बन ही नहीं रहा है। तब यहाँ पे आपको एक दिमाग लगाना है, और वो दिमाग क्या है जरा समझिए। और ये अगला वाला में एकदम जस्ट दिया है, आप उसको मान सकते हैं टी, यहाँ पे नहीं मान सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन बनाना पड़ेगा। ये बताइए दोनों में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, कभी कभी ना निकले तो भी निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 2x है, e के पावर क्या है 2x है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या e के पावर x इंटू e के पावर x, क्या बोलिए। अगर ये गुना में है तो पावर जुड़ जाता है, तो 2x यानी कि x होगा, तभी तो एगो x और एगो x 2x हो गया, यानी कि यहाँ पे वास्तव में 2 है e के पावर x। तो उसमें से हम क्या करेंगे कि एगो e के पावर x जो है वो बाहर निकाल लेंगे। समझते हुए बात को समझेंगे, हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 था, उसमें से 1 बाहर निकाल लिया, तो अंदर 1 बचेगा। कोई कष्ट परेशानी बताइए, क्योंकि 2x में 2 होते हैं, 1 मैंने निकाल लिया तो 1 बचा होगा। और एक बात और, जैसे जहाँ पे कुछ होता नहीं है और उसमें से निकालते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि उसको बटा में लगा देते हैं। जब भी जैसे यहाँ पर ex नहीं है
और मैंने निकाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बटा में EX लगा देंगे। आप अगर चेक करना हो तो आप पढ़े हुए हैं बीजगणित, आप गुना करके चेक करो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। EX से EX में करोगे तो e के पावर 2x हो जाएगा, और EX से इसमें करोगे तो EX कट जाएगा और तुम्हारा 1 आ जाएगा। मैंने क्या किया, आप समझदार व्यक्ति हैं, समझ रहे होंगे कि मैंने ऊपर से e के पावर x कॉमन निकाला, जहाँ था वहाँ से तो आराम से निकाल लिए, जहाँ नहीं था वहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बटा में उस चीज़ को हम लोग लगा सकते हैं, लगा देंगे ताकि उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, यही काम नीचे भी करेंगे, आप समझ रहे होंगे। e के पावर x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे e के पावर x बच जाएगा, क्योंकि 2 था, प्लस यहाँ पे तो है ही नहीं और उसको निकाल लिए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बटा में इंटू dx। देखिए अब क्या हो गया, ये कट गया। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e के पावर x माइनस, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस में। नीचे भी सेम प्रोसेस कर देंगे, e के पावर x, और ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस में। अब देखिए ये 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ के बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, और 20 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा जैसे ये बन रहा है अब। ठीक है, एकदम सेम। अब ये जो है कि नहीं, अब इसमें से किसी एक को आप टी मानिएगा तो ऊपर लकट जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, जिस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फिर से मैं समझा देता हूँ, आप डोंट वरी। देखिए इस क्वेश्चन को आप एक बार जब रिवाइज कीजिएगा तो ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न पे इसमें देखिए मैंने कहा कि आप अगर डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया है वहाँ से सोचेंगे कि टी निकाल लें, तो आप किसी को भी टी मानिएगा तो पूरा कट नहीं पाएगा। क्यों नहीं कट पा रहा है? क्योंकि यहाँ गुना में नहीं है बल्कि प्लस माइनस के साथ है, और आप जानते हैं कि प्लस माइनस में हो तो कटता नहीं है, गुना में या बटा में रहे तो हम लोग उसको कटा सकते हैं, इसलिए परेशानी हो जा रही है। तो हमें क्या करना होगा कि दो उपाय यहाँ लगाएं। पहला उपाय कि किसी एक को मन में सोचे, अगर इसको मान रहे हैं टी तो कट नहीं रहा है। दूसरा चीज़ कि जब कट नहीं रहा है तो आखिर किसको टी माना जाए, किसी को करने पर मन नहीं रहा है, तो दिमाग लगाना है कि अच्छा यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। अगर कॉमन निकालेंगे तो देखिए ऊपर में e के पावर 2x था, तो उसमें से हम एक e के पावर x बाहर निकाल लिए, तो अंदर में एक e के पावर x बच जाएगा। क्योंकि आपने घातांक का नियम पढ़ा है, अगर मैं इससे इसमें गुना करूं तो e के पावर x इंटू e के पावर x, गुना में पावर जुट जाएगा तो एगो x और एगो x 2x हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, यहाँ तो 1 है, और जब 1 रहे कुछ नहीं रहे और वहाँ से उस चीज़ को हम बाहर निकाल चुके हैं, तो नियम कहता है कि उस चीज़ को उसके बटा में लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप इससे गुना करेंगे तो वो कट जाएगा, आपका एक जस का तस रह जाएगा। ठीक है, वैसे भी हम लोग जैसे मान लीजिए आपसे मैं कहूँ कि 4/1 है, और सपोज किया जाए मान लीजिए 4x हो ऐसे और -1 हो, और यहाँ से हमें x कॉमन निकालना है, तो ऐसे तरीका है कि इसमें से तो x निकल गया, इसमें तो है ही नहीं, तो जहाँ नहीं है वहाँ बटा में लगा देते हैं। अब आप चेक कर लो, इसमें करोगे तो 4x, इसमें करो तो x कट जाएगा 1। ये तरीका आपको सीखना होगा थोड़ा। ठीक है, चलिए वही काम मैंने यहाँ किया है कि जब भी कॉमन निकालोगे और उसमें कॉमन नहीं दिया गया वो वाला पार्ट, तो वो पार्ट बटा में चला जाता है। ठीक है, चलिए नीचे भी सेम प्रोसेस, और जैसे ही करेंगे तो ये कट जाएगा। अब आप क्या करोगे, e के पावर x माइनस ये बटा वाला को ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को ऊपर ले आते हैं। घातांक का नियम देखो 9th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ को ऊपर ले जाओ तो पावर चेंज हो जाता है, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में। वही काम नीचे भी किया। अब नीचे वाले को तुम टी मानो, देखो तुम्हारा आंसर आ चुका है। e के पावर x प्लस e के पावर -x को अगर हम टी माने तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन e के पावर x का तो e के पावर x ही होता है, प्लस e के पावर -x है तो e के पावर -x ही होगा। लेकिन ध्यान रहे x का कोफिशिएंट -1 है तो उसको गुना में लिखना होगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में x का कोफिशिएंट, बार बार मैं कह रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन में गुना हो जाता है और इंटीग्रेशन में बटा में चला जाता है। और t का क्या होगा, dt बटा में dx। अब तो आपको साफ स्पष्ट नज़र आ रहा होगा कि ex प्लस माइनस माइनस e के पावर माइनस, देखिए ऊपर दिख रहा है, क्या कट नहीं जाएगा? कट जाएगा। और यही क्वेश्चन सेम 20 नंबर भी है।
तो मैं बार बार कहता हूँ, अंधा वह नहीं जिसकी आँख नहीं, अंधा वह है जिसको आँख रहते हुए दिखाई नहीं देता है। कभी कभी हम लोग अंधे बन जाते हैं, ज्ञान रूपी आँखें नहीं है कि कैसे हो पाएगा। तो इसके लिए गुरु है जो आपको उस अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएगा, समझाएगा कि कैसे, किस तरह के प्रश्नों में कैसे क्या करने पर आप आराम से अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। चलिए यहाँ से dx निकाल सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ये था, dt बटा में e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों इक्वेशंस को इसमें पुट कर दीजिए और आप अपना आंसर पाइए। चलिए तो नाउ i इज इक्वल टू, ऊपर में तो दिख ही रहा है, e के पावर x के पावर e के पावर माइनस x, नीचे में इसको हम t मान चुके हैं तो t लिख देंगे। dx के जब उसका वैल्यू पुट करेंगे, dt बटा में e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। अब देखिए ये साफ पूरा एकदम कट जाएगा, जब कट जाएगा तो आपके सामने बच जाएगा 1/t इंटू dt। ओ बंद कर दीजिए 2 मिनट। तो हम अपनी जगह पे थे, यहाँ पे पता है कि 1/t आ चुका है, और फिर 1/t तो सबको पता है 1/x का log x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा log t प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो log और t किसको माने थे तो पूछना ही नहीं है, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, e के पावर x आ गए, e के पावर x माइनस e टू दी पावर, सॉरी e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका आंसर है। तो कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और मैं आपसे कह दूं, मैंने आपको बार बार कहा कि 20 नंबर क्वेश्चन जस्ट एकदम ऐसे ही है, तो वो बन जाएगा ऐसे ही, लेकिन मैं यहीं पे उसको डिस्कस कर देता हूँ एक बार जल्दी से। उसमें इतना लफड़ा नहीं करना है, वहाँ पे डायरेक्ट ना ऐसा दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन मैं यही बना देता हूँ। देखो ये जो निकालना था ये काम इसमें नहीं करना है, 20 नंबर में सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग है। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है i इक्वल टू ई के पावर, यहाँ x नहीं देखा, सब जगह 2x कर दिया है, तो उससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह 2x है, तो क्या दिक्कत है, सब जगह 2x तो रहे, उससे हमको कोई परेशानी नहीं है। बस आपको नीचे वाला दिख रहा है कि नीचे वाले मानेंगे ऊपर वाला कट जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ दोनों चीज़ सेम है, वहाँ पे 1 दे करके आपको फंसा दिया था, यहाँ पे जैसे था वैसे ही है, तो वैसे ही हम लोग बनाएंगे भी। तो चलिए मैं फ्रेश ही कर देता हूँ और फ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है एकदम, जस्ट 2 कॉपी। तो यहाँ से हम लोग लेट नीचे वाले को मानेंगे, देखिए कैसे, e के पावर 2x e के पावर माइनस 2x को t माने, इक्वेशन फर्स्ट किए, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा e के पावर x का, तो e के पावर x होता है, लेकिन x का कोफिशिएंट में बार बार कह रहा हूँ कि डिफ्रेंसिएशन में गुना हो जाता है, प्लस फिर ये e के पावर 2x है तो e के पावर 2x हो जाएगा, माइनस में तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट जो रहेगा वो गुना में आएगा, -2 है तो -2 गुना में आएगा, और फिर t का dt बटा में dx। इसको थोड़ा सा देखिए, अपना सजा दीजिए, लग रहा है दो हम लोग लिख सकते हैं 2e के पावर 2x प्लस माइनस माइनस 2e के पावर माइनस 2x इज इक्वल टू dt बटा में dx। यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि अब तो ऊपर वाला कट ही जाएगा, वो तो कटना ही था, dt बटा में dx। यहाँ से dx कॉमन, dx का मान निकाल लीजिए, तो ये गुना वाला बटा में चला जाएगा, dt बटा में 2e के पावर 2x और e के पावर माइनस 2x, इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को उसमें पुट करेंगे। तो देखते हैं, पुट करके ऊपर ही बना देते हैं, तो पुट करेंगे तो आ रहा है ना, i इज इक्वल टू, ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, नीचे वाले को हम लोग t मान लिए हैं, इनटू dx के जगह पे उसका वैल्यू जो आया है उसको रखेंगे, तो dt बटा में e के पावर 2x, सॉरी 2 भी है ब्रैकेट में, और माइनस e के पावर माइनस 2x। सिर्फ अंतर आप देख रहे होंगे कि क्या आया है, एक यहाँ पे 2 केवल एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि उसके सबके साथ 2 लगा दिया है, तो ये तो पूरा कट जाएगा इसके साथ, और 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/t इंटू डी टी, 1/2, 1/t का तो पता ही है सबको लॉग होता है,
log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 log, देखे आंसर भी वही है, केवल एक 2 बढ़ा है। तो t किसको माने थे, यहाँ पे दिख रहा होगा e के पावर 2x प्लस e के पावर -2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कहीं कोई परेशानी, कष्ट, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम था। तो 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो 20 तो कुछ है ही नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, वो बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, ये लिखा है आपका tan स्क्वायर 2x - 3 इंटू डी एक्स। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बनने वाले हैं। अब बताओ tan स्क्वायर थीटा का तो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन हमें मालूम ही नहीं है, पता है ना, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है डायरेक्ट। तो क्या किया जाए, आखिर कुछ ना कुछ तो उपाय होगा ना। तो मैंने आपको बताया था SC फार्मूला, ST फार्मूला, CC फार्मूला, इसका नहीं होता है, इसको चेंज कर दो ना। ये तो ऐसा ही क्वेश्चन एक आया था 7.1 में, इसको चेंज कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं क्या। आपको अगर नहीं याद है 10th क्लास का फॉर्मूला तो याद कीजिए ना, आपको याद रखना चाहिए कि हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये माइनस होता जाएगा तो प्लस में, और 1 इधर आ जाएगा माइनस में, यानी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम tan को चेंज कर दिए सेक में, सेक स्क्वायर थीटा -1, थीटा जो रहेगा उसको हम तो लिखेंगे ही साथ में। अब क्यों चेंज किए, क्योंकि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन सेक स्क्वायर का होता है। सेक स्क्वायर का तो tan होता है इंटीग्रेशन, तो इसलिए हमने tan को सेक में चेंज कर दिया। और जैसे ही चेंज किया तो हमारा आंसर ही आ गया डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए बना देते हैं, 2 पार्ट हो गए ना, दोनों को इंटीग्रेशन करना होगा, एक बार इसको फिर इसको। तो अलग अलग थोड़ा दिखा देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, एक बार इसको करेंगे, एक बार 1 तो लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, dx ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बताइए सेक स्क्वायर का क्या होता है। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, तो tan थीटा जो रहेगा उसको साथ में लिखेंगे। लेकिन मैंने बार बार कहा x का कोफिशिएंट ध्यान से उतरे नहीं, वो हमेशा बटा में जाएगा। माइनस dx का तो x होता है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाना ही होगा। यही है आपका आंसर। कितना आराम से बन गया, 1/2, थोड़ा आगे इसको सजा दीजिए, 2x - 3 - x + c, आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी बताइए। वैसे आप इसको कैसे बनाते, फिर इसको t मानते, अब मानने की ज़रूरत नहीं है भाई, जहाँ डायरेक्ट बने वहाँ डायरेक्ट काम कीजिए। हाँ ये याद रखिए कि tan स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा सेक स्क्वायर थीटा -1 में, क्योंकि सेक स्क्वायर का होता है फॉर्मूला tan। और tan तो लिख दिए, थीटा लिख दिए, लेकिन x का कोफिशिएंट जो दिया हो उसको बटा में लगाना अनिवार्य है। अगर अपना लगाएं तो गलत हो जाएगा, बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, ठीक है। चलिए 2 विधियाँ बनाई गई है, टी मान करके भी हम बना के दिखा दिए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तो डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि वहाँ पर तो डायरेक्ट सेक स्क्वायर दिया है, तो पूछना ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं डायरेक्ट, वो भी 2 मिनट का चीज़ है। अच्छा बिहार की भाषा बन गई है, 2 मिनट नहीं लगता तो कुछ सेकंड ही है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा है जी, देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा 7 - 4x, कौन कौन बना देगा इसको बच्चा का प्रश्न है जी। सेक स्क्वायर थीटा का होता है tan थीटा, तो tan थीटा जो दिया है उसको लिखो, लेकिन ध्यान रहे x का कोफिशिएंट जो है उसको तो बटा में लिखना पड़ेगा, +c, आपका आंसर हो गया। सजाना आपका काम है, डेकोरेशन का काम हम ही करेंगे थोड़े ना। -1/4, इसको थोड़ा कांस्टेंट को आगे लिख देते हैं हम लोग, फिर tan 7 - 4x + c। देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं हम भी। 22 नंबर एकदम आ रहा है जी, बताओ तो
इतना आसान क्वेश्चन दे रहा है, छोटे छोटे प्रश्न हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हर्ष को भी थोड़ा आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा कि वो ज्वाइन कर सके, उसको हो सकता है बेचारे को पता नहीं हो, जो भी प्रोसेस हो उसको समझा के बताइएगा। 23 नंबर। और किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, किसी के भी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, ठीक है, तो ये थोड़ा बुरी खबर है। आप कोई तो एक ऐसा होगा, और क्यों अभी तक तो, अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया, सब लोगों के साथ दशहरा वगैरह जो भी है, सब कोई अपने अपने काम पे लग चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चलिए यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है किसको टी माने भाई। अरे साइन इनवर्स एक्स को टी मानोगे तो नीचे वाला कट जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 एक्स स्क्वायर। तो एकदम इजी प्रश्न है, 2 लाइन का है। चलिए लेट किसको मानेंगे, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग टी मान लेंगे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ही होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर, और टी क्या हो जाएगा dt/dx। यहाँ से dx का वैल्यू निकल जाएगा, गुना हो जाएगा तिरछा तिरछी 1 - एक्स स्क्वायर इंटू dt, इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों को पुट करेंगे तो हमारा आंसर मिल गया। साइन इनवर्स एक्स को तो हम लोग टी माने हैं, तो टी नीचे में लिखा है आपका 1 - रूट में है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह पे उसका वैल्यू पुट करेंगे √1 - एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। इससे आसान प्रश्न क्या चाहिए आपको, अब बताइए। टी इंटू डी टी है, और टी तो एक्स है, और एक्स है तो एक्स एन का फॉर्मूला, जितना पावर है, पावर 1 है तो एक बढ़ा देंगे 2, और नीचे भी 2 प्लस सी, तो हो जाएगा 1/2। टी किसको माने थे, साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। यही आपका शायद आंसर दे रहा होगा, आंसर दे ही रहा है। तो इस प्रकार से ये भी क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी था। 24 देखते हैं। अच्छा जी, 24 नंबर प्रश्न देखें। चौबीस नंबर में आपको क्वेश्चन लिखा है, ये बन जाएगा बहुत आराम से। 2 cos x - 3 sin x, और नीचे लिखा है 6 cos x प्लस 4 sin x, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब किसको टी माने, अलग तो रहा है, इसी को टी मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, और इसको मान लेंगे और जो आएगा उसको कटा देंगे। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं लोग, कुछ नीचे से कुछ कॉमन निकल रहा है लग रहा है, तो निकाल दो ना। 2 cos x - 3 sin x, नीचे से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब नीचे वाले को तुम मानोगे, देखो तो 3 cos का साइन होगा 3 sin हो जाएगा, 2 sin का cos होगा तो 2 cos हो जाएगा, कट जाएगा आराम से। नीचे वाले को मान लो 3 cos x प्लस 2 sin x को t मानोगे। अब छोड़ देना चाहिए इसको, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई देख लो। चलो मैं प्रयास करता हूँ हर क्वेश्चन डील कर दूँ आपको, ठीक है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 3 cos का होगा माइनस साइन, प्लस 2 साइन का होगा cos, ओहो, और t का होगा dt/dx। यहाँ से आप बना सकते हैं -3 sin x प्लस, देख ही रहा होगा कि तो ऊपर वाला आ गया है dt/dx। और आप ये भी देख रहे होंगे अब कि अधिकांशतः प्रश्न में जो dx के नज़दीक है, या जो बटा में है, या जो कॉम्प्लिकेटेड है, या जो पावर वगैरह में कुछ दे दिया है फंक्शन अदर टाइप का, उसी को हम लोग टी मान रहे हैं। इतना तो आपको अनुभव हो चुका होगा dt/dx। तो यहाँ से dx = हो जाएगा
डी टी, ये बटा में चला जाएगा, इसको सजाते हुए लिख देंगे, पहले प्लस वाला लिख देंगे 2 cos x, फिर माइनस वाला लिख देंगे 3 sin x। वैसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इक्वेशन 2 दोनों को रखिए, आंसर पाइए 10 I इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x, नीचे में है 2, ये तो हम लोग t मान लिए हैं, dt, नीचे में फिर 2 cos x माइनस 3 sin x। ये देखिए पूरा इससे कट जाएगा, और जैसे ही कटेगा फिर तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर आया, 1/t इंटू डी टी, 1/x का तो log x होता है, तो log t, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो 1/2, ये log और t का जो वैल्यू था आपके इक्वेशन फर्स्ट में उसको आपको पुट करना होगा 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। शायद यही आंसर होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एकदम बिल्कुल सही है, आंसर यही आ रहा है। और हाँ, एक चीज़ थोड़ा देखो, एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी बहुत मूर्ख बनाता है कभी कभी, इसको ना आगे लिख रहा है इसको पीछे लिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस में आने के बाद तो आगे पीछे का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी छोटा भाई है तो इसको छोटा को आगे और फिर बड़ा भाई को थोड़ा पीछे कर दो भैया, +c। वैसे आपका इन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आंसर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। थोड़ा इसमें डाल लेना, 25 नंबर। पच्चीस नंबर में प्रश्न आपका बड़ा इजी है, लेकिन थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पे लिखा है 1/cos स्क्वायर x ब्रैकेट में 1 माइनस tan x का पावर 2 n स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए फिर वही बात है, आप समझ रहे होंगे किसको माना जाए। हमें लगता है किसको माना जाए, क्यों माना जाए, क्योंकि 1 माइनस tan x को यदि हम लोग t मान लें तो स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। पहले तो ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, और अगर इसको मान लें तो 1 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और tan का होता है sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x आएगा तो उसका उल्टा cos स्क्वायर होता है, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, तो ये तो काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए बनाते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन गया ये भी। 1 माइनस tan को हमें क्या मानना है, 1 माइनस tan को हमें t मानना है। इक्वेशन फर्स्ट की है, इसको t मानेंगे, 1 कांस्टेंट 0, tan का होता है sec स्क्वायर x dt बटा में dx, 0 तो कैंसिल आउट, और sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x, 1 दिख रहा है cos स्क्वायर x, dt बटा में dx, यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये बटा वाला उधर गुना में चला जाएगा, माइनस साथ में ही रहेगा, माइनस cos स्क्वायर x इंटू डी टी। इक्वेशन 2 इसको अपना रख दीजिए। तो I इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर x इंटू, इसको t माने थे तो t स्क्वायर दिया था तो स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू पुट करेंगे, ये जो हमारा आया हुआ है माइनस cos स्क्वायर x इंटू डी टी, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, 1/t स्क्वायर इंटू डी टी, माइनस इसको ऊपर ले जाएंगे तो t के पावर -2 इंटू डी टी, एक्स के पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर t -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा, नीचे भी -1 ही लिखेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो t के पावर -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पावर का माइनस हटाने के लिए किसी भी चीज़ को बटा में किया जाता है, यानी 1/t प्लस c, तो 1 और t जो था आपका 1 माइनस tan x जो माने हैं 1 माइनस tan x,
और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका आंसर होगा। देख रहे होंगे कितना आराम से आपका आंसर आ गया। एक आप अगर ध्यान से रख देंगे कि किसको टी मानने पे कुछ हो सकता है, तो आपका एक क्वेश्चन कुछ नहीं है 7.2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 26। लग रहा है कि आज पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी जितना हो प्रयास तो हम लोग करेंगे ही। तो क्वेश्चन नंबर 26 तो छोड़ देना चाहिए मुझे, लेकिन मैं उन सब क्वेश्चन को भी दिखा रहा हूँ कि ताकि आपका बेसिक्स काफ़ी अच्छा हो जाए। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का अपने आप में अद्वितीय होता है। चलिए, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा किसको टी माना जाए। रूट एक्स को ही टी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये मानेंगे तो रूट एक्स अपने आप कट भी जाएगा। चलिए, तो लेट कर दीजिए, दोनों जगह रूट एक्स है तो कोई भी लिखिए, एक ही बात है। रूट एक्स को अगर हम टी मानेंगे, बताइए रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स से रूट एक्स कटेगा भी, डी टी अपॉन डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से डी एक्स निकाल लीजिए, बटा वाला गुना में जाएगा, 2 रूट एक्स इंटू डी टी, इक्वेशन 2। चलिए 10 आई इज इक्वल टू क्या है आपका कॉस रूट एक्स, इसको तो आप टी मान लिए हैं, इंटू डी एक्स के जगह पे रख देंगे 2 रूट एक्स, और सॉरी ऐसे लिख देते हैं, उल्टा कर दिया ना, इसको रूट एक्स छोड़ देंगे, इसको टी मान लेंगे। देखिए, या फिर आप सोचेंगे सर क्यों यहाँ रूट एक्स है, यहाँ रूट एक्स, तो इसको टी लिखेंगे, इसको क्यों न टी लिखेंगे? तो भैया तू दोनों को टी लिख दे, टेंशन मत लो। तो एक लाइन थोड़ा सा क्लियर ही कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहीं पे उसका जवाब छुपा था, परेशान होने की बात नहीं है। डी एक्स 2 रूट एक्स को तो हम टी ही मान लिए हैं, तो क्यों ना इसको टी ही लिख दे। अब इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। यहाँ टी कैसे आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आप दोनों जगह टी कर दो, देखो आ जाएगा आंसर 10 आई इज इक्वल टू। समझ गए? इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पे समझने में परेशानी ना हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। रूट एक्स को टी मान लिए, ऊपर भी नीचे भी, डी एक्स के जगह पर रखेंगे 2t इंटू डी टी। अब तो टी से टी कट गया, बात तो वही हुआ, रूट एक्स था या टी लिखो एक ही बात है, क्योंकि हम तो उसको टी मान चुके हैं। 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, cos t इंटू डी टी, तो 2 cos का क्या होता है? इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन t प्लस सी, तो 2 साइन, और t किसको माने? तो रूट एक्स को, तो रख दो 2 साइन रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया गया है रूट में साइन 2x, ठीक है, इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए आप किसको मानोगे भाई? अच्छा भाई, क्लास है तो मैं छोड़ दूंगा 5 मिनट पहले, इस क्वेश्चन को तो देख लिया जाए। अब तो लिख दिए हैं तो देख लो, फिर 27 हो जाएगा तो 28 से लेके 39 तक 10 क्वेश्चन अगले दिन देख लिया जाएगा। आज अच्छा खासा क्वेश्चन देखा गया, 12 से लेके 27 यानी कि लगभग 15 प्रश्न देखे गए, और कोई ख़राब नहीं है 15 प्रश्न। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में किसको माना जाए टी? देखने से लग रहा होगा कि अगर साइन को मान लें तो साइन का कॉस आएगा ही, और ये रूट में है तो इसी को, जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, चूँकि देखिए पता है कि साइन को माने तो कॉस हो जाएगा, कॉस को मानेंगे तो साइन हो जाएगा, लेकिन किसको मानना है उस कंडीशन में? जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो, जैसे रूट में है, तो क्यों ना इसी को माना जाए। तो हम लोग लिखेंगे लेट साइन 2x को टी मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट किए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। साइन 2x का होता है साइन थीटा का कॉस थीटा, और x का कोफिशिएंट गुना में, सबको पता है t का dt बटा में dx, यहाँ से dx इज इक्वल टू, अच्छा एक लाइन बढ़ा देते भाई, इसको सजा दो थोड़ा, ये नहीं कि 2 to 4 हो जाएगा, नहीं, ये 2 गुना में है ना तो ये बाहर आएगा,
2 cos 2x लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिखो भाई, नहीं तो गलती कर दोगे तुम लोग। ये dt बटा में dx, यहाँ से dx का वैल्यू निकल जाएगा dt अपॉन 2 cos 2x इक्वेशन 2, इन दोनों को वहाँ पुट कर दो। 10 i इज इक्वल टू रूट में t, क्योंकि उसको t माने थे, इंटू cos 2x इंटू dx का वैल्यू रखो। देखिए कितना आसान है, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो। आपको तो मैंने, देखो अब तो ऐसा हो जाना चाहिए, आपको मैंने PDF भेज दिया है, उसका सारा फ़ोटो भेज दिया है, आप उसको बनाएं, जब नोट करते हैं। अब मैंने जैसे आपको समझा दिया, अब अपने से सारे इसके और सब प्रश्नों को भी देखें। उसके बाद कि प्रेम हमको सिर्फ ये क्वेश्चन समझा दीजिए, बाकी मैं समझ चुका हूँ, तो थोड़ा सा फास्ट काम होगा। लेकिन आप एकदम क्या हो, डिपेंडेंट हो चुके हैं कि नहीं, सब तो सब बतवे करेंगे ठीक है, खुद से कुछ सोचना नहीं है, ये परेशानी हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं है, 2 बाहर निकल जाएगा कॉन्स्टेंट रूट टी। लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी को चाहिए, चूँकि इसलिए मैं पहले आपको पूरा भेज देता हूँ कि आप देख लें, फिर मैं समझा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद वाला सारे क्वेश्चन, जैसे अभी मान लें 27 तक हम बता पाएँ, आप बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से एक बार डील करें कि कौन कौन सा मैं खुद से समझ पा रहा हूँ। आखिर तो उसमें तो हिंदी में ही, अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है, हिंदी में ही लिखा हुआ है, आपके लिटरेचर में लिखा हुआ है, और एक एक स्टेप लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है, तो परेशान होने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे फिर भी आपकी इच्छा। चलिए, तो ये हो गया रूट टी। और रूट टी का क्या होता है आपको तो पता ही होगा, इंटीग्रेशन में नहीं याद है तो याद कर लो। रूट का मतलब 1/2 होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। एक्स एन का फॉर्मूला यूज करोगे तो 1/2 में 1 जोड़ोगे तो 1.5 हो जाएगा, और 1.5 को हम लोग क्या लिखते हैं 3/2, और नीचे भी लिखेंगे 3/2 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको सजाओगे तो 1/2 ये ऊपर चला जाएगा तो 2/3 टी के पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 से 2 कट जाएगा 1/3। टी का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है साइन 2x का पावर 3/2 प्लस सी। आप आंसर मैच कर लीजिए। आंसर कहाँ गया, बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 28 पे देख ले, क्या 2 मिनट है, क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, कुछ तो कम होगा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जस्ट एकदम इसी का भाई है, और जब भाई है तो भाई को नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे 29 नंबर भी आसान प्रश्न है, आज बड़ा गया जी शिवम अभी है। चलो देख लो, घबराओ नहीं, एक ही घंटे में पढ़ा जाओगा, वहाँ 3 घंटा मैथ बनाना है जी परीक्षा में। ये सब 10th क्लास का बच्चा करता है, प्रिंस अब नहीं 12th का बच्चा नहीं। चलिए दिख रहा है जी, इसको मानो ठीक हो गया, रूट में भी है, बटा में भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसी को ना मानेंगे, 5 मिनट अपने आप बंद भी हो जाएगा। चलो टाइम भी पूर्ण हो गया है। 1/1 प्लस साइन एक्स को हम लोग टी माने, इक्वेशन फर्स्ट किए, इसको डिफ्रेंशिएट करो, 1 कॉन्स्टेंट 0 हुआ, साइन एक्स को कॉस एक्स, टी का लिखोगे डी टी बटा में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बटा में कॉस एक्स। देख ही रहे हो, बहुत ईजी, इतना ईजी क्वेश्चन तो बताना नहीं चाहिए, ठीक है। मान पुट करो 10 आई इज इक्वल टू कॉस एक्स रूट, इसको तो टी मान लिए हो तो टी, डी एक्स का वैल्यू आ गया डी टी बटा में कॉस एक्स। लो ना भाई, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, 1/√t इंटू डी टी। अब इसको कैसे करोगे, 1/√t का याद है तुम्हें, अगर याद है तो डायरेक्ट आंसर लिखो ना, 2√t बताया था। 1/√t का 1/√x का आपको सबसे लास्ट फॉर्मूला 7 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में आपको बताया गया था, 1/√x हो तो 2√x होता है। क्यों? क्योंकि √x का होता है डिफरेंस 1/2√x। याद कर लो, 1/√x का 2√x, आप प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बताओ तो लो 2, टी किसको माने थे 1 प्लस साइन एक्स को, लिख दो 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, आपका आंसर हो गया। याद रखोगे ना, याद रखना, इसका ये होता है, ठीक है, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी नहीं है। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, वो भी इसका भाई है और आसान है, 29 नंबर। जितना कम होगा तो अगले दिन हम 7.3 का कुछ थ्योरी देख लेंगे, क्योंकि पता है ना, पढ़ना है ना, सब कुछ नहीं पढ़ना है। वैसे मेरा कुछ नहीं जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा ही नहीं जाएगा जी, अभी टाइम है। वैसे एक भाई है इसका, देख लो, सब भाई ही तो है। कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखो लॉग एक्स नहीं है, लॉग साइन एक्स है, यानी इसके साथ ये है, लॉग एक्स के जब साइन एक्स है। तो अब जब वैसा दे दिया तो अब हमें पूछना किसी से है नहीं कि किसको माने,
जब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड दे तो हमें पता चल जाता है कि इसी को टी मानना होगा। क्यों? क्योंकि लॉग साइन का होगा, लॉग एक्स का 1/x होगा तो 1/sin हो जाएगा, और साइन का क्या करोगे फिर डिफरेंस तो कॉस होगा, कॉस बड़ा में साइन कॉट हो जाएगा, कट जाएगा। कितना मज़ा आया। किसको मानेंगे? लॉग साइन को, क्योंकि कॉट को मानेंगे तो कॉट का डिफ्रेंसिएशन तो आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ तो कुछ है नहीं, इसलिए लॉग साइन एक्स। में ब्रैकेट नहीं दिया है लेकिन समझना होगा। लॉग एक्स अगर ऐसे लिखो, अगर ऐसे लिखा रहता लॉग एक्स साइन एक्स तो ये अलग अलग फंक्शन है, लेकिन लॉग साइन एक्स है, यानी कि लॉग एक्स के जगह पे जैसे लॉग एक्स होता है तो एक्स न दे करके साइन एक्स दे दिया है, तो ये एक फंक्शन हुआ। ठीक है, इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसको टी मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको डिफ्रेंशिएट करो, लॉग एक्स का होता है 1/x, तो एक्स जब साइन एक्स है, और फिर साइन को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, पता है ना चेन रूल, तो साइन का क्या होगा? कॉस एक्स, देख लो। और जब कॉस एक्स कर दोगे तो इधर क्या हो जाएगा? डी टी बटा में डी एक्स, और कॉस बटा में साइन क्या होता है भाई? कॉट एक्स, भागफल संबंध सबको पता है, डी टी बटा में डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बटा में कॉट एक्स। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट में रख दो, आंसर हो गया। ये भी बच्चा वाला प्रश्न था। कॉट एक्स, इस पूरे को तो हम लोग टी माने हैं तो इसको लिख दिए टी, इनटू डी एक्स का वैल्यू आ गया है डी टी बटा में कॉट एक्स। और देखो ना भाई, कॉट एक्स से कॉट एक्स कट गया। आप बताओ किसको नहीं पता है कि टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स एन का फॉर्मूला एक है, पावर तो एक बढ़ा दो 2, अब बटा में 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको लिख दो 1/2, टी क्या है? लॉग साइन एक्स, तो लिख दो लॉग साइन एक्स, और इसका स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर लिखोगे, अपने से कुछ नहीं दिमाग लगाना है। ठीक है, जैसा दिया है वैसा ही छोड़ देना है, प्लस सी, यही आपका आंसर है। तो ये था 29 नंबर प्रश्न। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। 30 नंबर भी इसका भाई है, अगर आप कहो तो 1 मिनट में उसको भी देख लेते हैं अलग। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 30 से 39 कल देखेंगे, और कल 7.3 का थ्योरी भी देखेंगे। चलिए कोई बात नहीं है। और मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, सब लोगों को मैं कह रहा हूँ,